तो पिछले हफ्ते भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा था? कोई नई फिल्म या शायद किसी बड़े क्रिकेट मैच का स्कोर? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा खोजा जा रहा था 19 मिनट वीडियो लिंक है। ये एक ऐसी प्राइवेट स्क्रीनिंग थी जो किसी सिनेमा घर या ओटीटी पर नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश उसे ढूंढ रहा हो। ये किस तरह की भूख है, मतलब किस तरह का नशा है ये? और यही सवाल आज हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है, क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल क्लिप के बारे में नहीं है। नहीं। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला है। ये डिजिटल सुरक्षा, दूसरों की जिंदगी में झांकने की हमारी आदत, जिसे वोयरिज्म कहते हैं, वोयरिज्म, हाँ। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, मतलब पलक झपकते फैलने वाली झूठी खबरों के बारे में है। और इस पूरी कहानी के बीच में है बंगाल के दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोफिक एसके और दस्तू सोनाली। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि असल में क्या हुआ, इसके चारों ओर झूठ का जाल कैसे बुना गया, और ये घटना हमारे समाज की कौन सी कड़वी सच्चाई सामने लाती है। तो शुरू करते हैं कि ये लोग हैं कौन और ये पूरा मामला सामने आया कैसे। सोफिक एसके पल्लीग्राम टीवी नाम के एक चैनल से जुड़े बंगाली कंटेंट क्रिएटर हैं। अच्छा। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो ज्यादातर डांस, लिप सिंक और अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली के साथ मतलब रोमांटिक वीडियो बनाते हैं। और दस्तू सोनाली जो खुद को एक आर्टिस्ट बताती हैं, उनके भी इंस्टाग्राम पर करीब 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ, मतलब अपने सर्कल में ये दोनों काफी जाने पहचाने चेहरे हैं। लेकिन हाल ही में हुआ ये कि उनका एक बेहद निजी, लगभग 15 से 19 मिनट का वीडियो वो ऑनलाइन लीक हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो डिजिटल दुनिया का एक, कह सकते हैं, क्लासिक संकट है। दोनों ने वीडियो जारी करके अपनी अपनी कहानी बताई। उनका आरोप है कि ये वीडियो उनके ही एक दोस्त ने लीक किया है, जिसे वो भाई जैसा मानते थे। मतलब भरोसे वाले किसी इंसान ने ही। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि उस दोस्त के पास उनके फोन के पासवर्ड थे। उसने वीडियो चुराया और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसने वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। ये तो सीधे सीधे भरोसे का कत्ल है। सोफिक ने एक वीडियो में कहा भी कि मैंने उसे भाई माना, लेकिन उसने भरोसे को धोखा दिया। और सोनाली भी एक वीडियो में काफी परेशान दिखी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और उन्होंने साइबर क्राइम में केस दर्ज कराने की बात भी कही। जी, तो ये सुनने में विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग का एक सीधा साधा मामला लगता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, डिजिटल दुनिया में चीजें कभी इतनी सीधी नहीं होती। बात सिर्फ वीडियो लीक तक रुकी नहीं। सही कह रहे हैं। असल में इसके बाद जो हुआ वो शायद वीडियो लीक होने से भी ज्यादा डरावना था। एक पूरी तरह से झूठी कहानी बनाई गई। और उसका मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना था। वीडियो लीक के कुछ ही समय बाद एक और क्लिप वायरल होने लगी। वो मौत वाली वीडियो की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही। उस वीडियो में एक महिला मृत पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और बैकग्राउंड में एक आवाज दावा कर रही थी कि 19 मिनट का एमएमएस लीक हुआ, शर्म के कारण लड़की ने खुदकुशी कर ली। और यहीं पर हमें रुककर, मतलब बहुत साफ तौर पे ये बताना होगा कि ये दावा 100% झूठा है। बिल्कुल। कई फैक्ट चेक रिपोर्ट्स ने साफ किया है कि दोनों वीडियो का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मौत वाली वीडियो की महिला और एमएमएस वाली महिला दो अलग अलग लोग हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। मुझे बस ये बात समझ नहीं आ रही, किसी की जिंदगी बर्बाद होने की झूठी खबर फैलाने से किसी को क्या मिल सकता है? मतलब क्या कुछ लाइक्स और व्यूज किसी की इज्जत से ज्यादा जरूरी हो गए? ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। देखिए, यही आज की डिजिटल दुनिया की हकीकत है। इसे एंगेजमेंट इकोनॉमी कहते हैं। जितना ज्यादा शॉक, जितना ज्यादा ड्रामा, उतने ज्यादा व्यूज और उतने ज्यादा पैसे। बिल्कुल। और जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी की इज्जत या जान की कीमत उनके वीडियो पर आने वाले लाइक्स से कम है। उन्होंने दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ा, एक सनसनीखेज कहानी बनाई और उसे फैला दिया। और इस दौरान अब जनता का क्या रिएक्शन था? मुझे लगता है वो भी काफी बटा हुआ होगा। बिल्कुल, जनता की प्रतिक्रिया भी इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। एक तरफ लोगों ने सोफिक और सोनाली पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे कि ये सब पब्लिसिटी के लिए खुद ही किया होगा। ये एक अजीब बात है ना, कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहला शक पीड़ित पर ही किया जाता है, खासकर अगर वो महिला हो या सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या हमें लगता है कि जो लोग अपनी जिंदगी ऑनलाइन जीते हैं
उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती या उन्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि जब कोई अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पब्लिक करता है तो लोगों को लगता है कि अब उनकी पूरी जिंदगी पर उनका हक हो गया है। दूसरा, एक तरह का विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर है, जहां हम मानने लगते हैं कि जरूर इसने ही कुछ गलत किया होगा। ये सोचना आसान है, बजाय ये मानने के कि हमारे समाज में ऐसे अपराधी भी हैं जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। एक तरफ लोग उन्हें दोष दे रहे थे, तो दूसरी तरफ एक अजीब घटना हुई। इस कांड के बाद सोफिक के फॉलोअर्स अचानक तेजी से बढ़ने लगे। हाँ, एक हफ्ते से भी कम समय में उनके फॉलोअर्स 463,000 से बढ़कर 510,000 हो गए। जी, इसे एक तरह की सहानुभूति की लहर या सिंपैथी वेव कहा गया। उनके कमेंट सेक्शन में मजबूत रहो भाई जैसे संदेशों की बाढ़ आ गई। तो यहाँ समाज का दोहरा चरित्र दिखता है, एक हिस्सा जो पीड़ित को ही दोषी मानता है और दूसरा हिस्सा जो शायद उनका फैन बेस था वो उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन ये मामला सिर्फ इन दो लोगों या एक वायरल वीडियो से कहीं बड़ा है। आप उस संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां हमें दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करने में मजा आता है। ये घटना उसी का एक लक्षण है। बिल्कुल, इसकी तुलना अक्सर बिग बॉस जैसे शो की लोकप्रियता से की जाती है। सोचिए, 18 सालों से हमारे देश का सबसे पॉपुलर टीवी शो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों के झगड़े, उनके आंसू, उनकी असुरक्षा देखकर एक तरह का सस्ता मनोरंजन मिलता है। जब एक निजी वीडियो लीक होता है तो लाखों लोग उसे देखने और शेयर करने में लग जाते हैं। क्योंकि ये उनके लिए बिग बॉस का एक रियल लाइफ अनसेंसर्ड एपिसोड बन जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये तुलना सही है? बिग बॉस तो एक शो है, उसमें जाने वाले लोग जानते हैं कि कैमरे लगे हैं, वो अपनी मर्जी से वहां हैं। हाँ, ये बात तो है। यहाँ तो किसी की निजी जिंदगी को बिना उनकी इजाजत के पब्लिक कर दिया गया। ये तो अपराध है, मनोरंजन नहीं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। दोनों नैतिक रूप से एक बराबर नहीं है। एक सहमति से होता है, दूसरा अपराध है। लेकिन मुद्दा ये है कि दोनों एक ही मानवीय प्रवृत्ति को खुराक देते हैं, वो है दूसरों की जिंदगी में झांकने की इच्छा। अच्छा। बिग बॉस जैसे शो इस इच्छा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की निजी बातें सुनना, उनके झगड़े देखना, ये सब ठीक है। और यही मानसिकता जब लीक हुए एमएमएस तक पहुंचती है तो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। वो इसे भी बस एक और कंटेंट की तरह देखने लगते हैं। बिल्कुल। और इसके नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं, इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, जो भारत में अपराध के आंकड़ों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखती है, उसके डेटा के मुताबिक 2023 में रिवेंज पोर्न और निजी वीडियो लीक के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 10,000? और सोचिए, ये सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे। हाँ, असल संख्या तो इससे कई गुना ज्यादा होगी। और ये तो सिर्फ रिपोर्ट हुए मामले हैं। आत्महत्या तो अंतिम कदम है। उसके पहले कितने हजार लोग होंगे जो हर दिन शर्म, डर और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक क्लिक की वजह से। यह आंकड़ा सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट का भी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ शर्मिंदगी तक सीमित नहीं है, ये लोगों की जान ले रहा है। 2019 और 2023 के बीच एमएमएस लीक होने के बाद 50 से ज्यादा आत्महत्याओं की रिपोर्ट दर्ज की गई। 50 से ज्यादा? हाँ, गुजरात में एक 16 साल की लड़की, मध्य प्रदेश में एक और लड़की, सिलीगुड़ी में एक कॉलेज छात्रा। ये लिस्ट बहुत लंबी और दर्दनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक आंकड़ा तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। उनका अनुसार दुनिया में होने वाली कुल महिला आत्महत्याओं में से 36% अकेले भारत में होती हैं। और इसमें सोशल मीडिया का दबाव एक बहुत बड़ा और नया कारण बनकर उभर रहा है। और इसी से जुड़ा है लैंगिक असमानता का पहलू। होता क्या है कि ऐसे मामलों में सारा बोझ, सारी शर्मिंदगी वो लड़की और उसके परिवार पर ही डाल दी जाती है। सही बात है। समाज लड़के को तो शायद कुछ दिन बाद भूल जाए, लेकिन लड़की पर एक ठप्पा लग जाता है। इस केस में भी हम यही देख रहे हैं। सोफी की घटना के कुछ ही दिन बाद वापस अपनी नॉर्मल रील्स और पोस्ट डालने लगा है। लेकिन सोनाली का कहना है कि वो घर में कैद महसूस कर रही हैं। जी, समाज का नजरिया यहाँ साफ दिखता है। तो फिर हमारा कानून क्या कर रहा है? क्या ऐसे मामलों में कोई सख्त सजा नहीं है? कानून तो है। आईटी एक्ट की धारा 66E है, जो किसी की प्राइवेसी भंग करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 354C भी है, जो वॉयरिज्म के खिलाफ है। लेकिन समस्या कानून में नहीं, उसके अमल में है।
मतलब कानून किताबों में अच्छा रखता है, पर असल जिंदगी में काम नहीं करता। काफी हद तक यही सच है। हम्म, इन मामलों में सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट 20% से भी कम है। 20% से भी कम? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबूत इकट्ठा करने का सारा बोझ पीड़ित पर डाल दिया जाता है। उसे पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तकनीकी सबूत लाने पड़ते हैं, वकील का खर्च उठाना पड़ता है। ये लड़ाई इतनी लंबी और थका देने वाली होती होगी। बिल्कुल, कि सिर्फ 30% मामले ही ट्रायल तक पहुंच पाते हैं। कई लोग तो सामाजिक बदनामी के डर से रिपोर्ट ही नहीं करते। ये कोई आज की बात नहीं है। मुझे 2004 का DPS MMS कांड याद है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मामला था। तब से लेकर आज तक रिया सेन, अश्मित पटेल का वीडियो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला, वो कुल्हड़ पिज्जा कपल का मामला, ये लिस्ट बस लंबी होती जा रही है। तकनीक बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक निजी वीडियो लीक की घटना सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं है। ये गलत सूचना के खतरों, सामाजिक दबाव और डिजिटल दुनिया की अंधेरी सच्चाइयों को उजागर करती है। सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? सिर्फ कानून सख्त कर देने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या भी है। सही कहा। इसका समाधान भी सांस्कृतिक स्तर पर ही खोजना होगा, और इसकी शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए। स्कूलों से? हाँ, जैसे आज स्कूलों में गुड टच, बैड टच या सेक्सुअल एजुकेशन पर बात हो रही है, वैसे ही अब एक मजबूत डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। आप चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाए कि इंटरनेट पर कैसे बर्ताव करना है? बिल्कुल। बच्चों को प्राइवेसी क्या होती है, सहमति यानी कंसेंट का मतलब क्या होता है, पासवर्ड सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये सब सिखाना होगा। उन्हें असली केस स्टडीज और उदाहरणों से समझाना होगा कि क्या निजी रखना है और क्या सार्वजनिक। उन्हें बताना होगा कि किसी का मजाक उड़ाने वाला मीम या कोई निजी वीडियो फॉरवर्ड करना सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक अपराध है जिससे किसी की जान जा सकती है। और एक और विचार जो स्रोतों में सामने आया है, वो है राइट टू बी फॉरगॉटन का। हाँ, यानी इंटरनेट से अपनी निजी जानकारी हटाने का अधिकार। ये आज के दौर में कितना जरूरी हो गया है। देखिए, ये अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक मौलिक जरूरत बन गया है, खासकर AI के आने के बाद, जहां आपका एक पुराना वीडियो या तस्वीर लेकर कुछ भी बनाया जा सकता है। सही बात है। लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो इंटरनेट से अपने बारे में गलत, भ्रामक या ऐसी निजी जानकारी को हटवा सकें जो अब प्रासंगिक नहीं है। यूरोप में ये कानून लागू है, भारत में इस पर अभी बहस ही चल रही है। और आखिर में जिम्मेदारी हम सब पर भी आती है, एक यूजर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछते हैं। ऐसा कोई क्लिप फॉरवर्ड करने से पहले क्या हम एक पल के लिए भी सोचते हैं कि स्क्रीन पर दिख रहा इंसान असल जिंदगी में किसी की बहन, बेटी या दोस्त है? किसी की प्राइवेसी हमारे मनोरंजन का सामान नहीं हो सकती। बिल्कुल। और यहीं पे मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जो हमारे स्रोतों में भी उठाया गया है। सोचिए, सरकार के पास ऐसी तकनीक और शक्ति है कि वो अपनी नापसंद की किसी भी राजनीतिक कंटेंट को, किसी भी आलोचना को घंटों या मिनटों में इंटरनेट से हटवा सकती है। हाँ, ये तो होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह के कंटेंट से लोगों की जानें जा रही हैं, समाज में जहर घुल रहा है, उसे हटाने के लिए वैसी ही तेजी और इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई जाती।